we were seeing some important points of story of village Palampur. Now land is a natural important resource, so it is to be dealt with carefully. Green revolution is associated with loss of fertility due to increased use of chemical fertilizers. So land is a natural resource. So we should be careful while using it. Otherwise, due to excess use of chemical fertilizers, due to excess use of chemical fertilizers, अगर हम ज़्यादा केमिकल खाद का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? इट्स सॉइल बिकम इनफर्टाइल, तो ये इनफर्टाइल हो जाएगी. नेक्स्ट इज continuous use of ground water for tubewell irrigation reduce the water level below the ground. क्योंकि अगर हम वाटर लेते रहेंगे सबमर्सिबल पंप से, ग्राउंड के नीचे वाटर होता है और हम इसको कंटिन्यूसली इसमें से निकालते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक दिन जो वाटर लेवल है नीचे का वो डिप्लीट हो जाएगा कि नहीं? सो उसकी वजह से जो सॉइल है क्या वो अपना मॉइस्चर खो देगी और इससे क्या फेमाइन सूखा पड़ जाएगा. सो कंटिन्यूअस वाटर, तो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कैनाल सिस्टम, कि दूर से कहीं से नहरें आनी चाहिए, नदी का पानी, तो नदियों से काट के कैनाल निकाली जाती हैं नहरें, वो पानी ज़्यादा ठीक है. ग्राउंड वाटर इरीगेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड. ओके, लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग बट ओनली वेरी फ्यू पीपल engaged in agriculture have enough land. Very few people engaged in agriculture have enough land for cultivation. हमें एक लैंड, हमारे यहाँ मुख्य क्या है? सबसे ज़्यादा फार्मिंग है, लेकिन थोड़े ही लोगों के पास अपना खेत है और बाकी लोग दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं. ओनली 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. यानी कहा गया है कि अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज, उनके पास ज़मीन ही नहीं है, तो वो दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करते हैं या काम करते हैं या कटाई करते हैं, कुछ न कुछ खेती का ही काम करते हैं. तो फैमिलीज आर, यानी 150 फैमिली लैंडलेस, उनके पास ज़मीन नहीं है. ऑफ द रिमेनिंग 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, एंड जो रिमेनिंग है दैट इज 2/3 का मतलब 300 फैमिलीज, दे कल्टीवेट ऑन स्मॉल प्लॉट्स. सो स्मॉल प्लॉट्स में कल्टीवेट करते हैं ऑफ लैंड. यही हाल हमारे कंट्री का भी है, ज़्यादातर फार्मर्स लैंडलेस हैं. नाउ ऑफ 2 हेक्टेयर साइज, उसका साइज क्या है? 2 हेक्टेयर. अनुराग 1 हेक्टेयर कितना होता है? हाँ बोलो. 100/100, यस. यानी कहा जाए कि 10,000 स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई कर दो तो इट इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर. सो उतना 2 हेक्टेयर जमीन है. लो क्या? हाँ, देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स.
केवल 60 फैमिलीज ऐसी हैं वहाँ पर पालमपुर में जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है. सो ओनली 60 फैमिलीज आर हैविंग लैंड मोर देन 2 हेक्टेयर. इतनी बात हो गई. इसके अलावा लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. सो इसके लिए हमें लेबर भी चाहिए. तो लेबर कभी कभी गांव में भी हैं, कभी बाहर से भी मंगाने पड़ेंगे. मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो क्या करेंगे, खुद खेती करेंगे कि लेबर हायर करेंगे. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर लेबर फॉर कल्टीवेशन या फार्मिंग वर्क्स. नाउ farm laborers come either from landless families or they are paid wages by farmers for whom they work. तो ये जो these laborers हैं वो कहाँ से आएंगे? These laborers come from landless families जिनके पास ज़मीन नहीं है. Next is there is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so they agree to work even for low wages. तो बहुत सारे लेबर हैं और काम थोड़ा है, तो इसलिए वो कम पैसे में भी काम करने को तैयार हैं. सो लेबर्स आर मोर एंड वर्क इज़ लेस. तो ऐसे समय में क्या होगा बताओ, अगर लेबर ज़्यादा हो जाएंगे और काम कम रहेगा तो फार्मिंग वर्क कम रहेगा तो क्या होगा, लेबर्स आर मोर एंड जो फार्मिंग है या एग्रीकल्चरल वर्क है वो ज़्यादा है कि कम है. वर्क इज़ लेस. तो आपको अगर कोई काम कराना है और आपके घर के सामने 10 लेबर खड़े हैं तो आप किसको काम दोगे, जो सबसे कम पैसा मांगेगा उसको कि जो सबसे ज़्यादा मांगेगा. हाँ. सो इसलिए क्या हो रहा है वहाँ पर, सो दे आर लो, दे हैव, सो लेबर्स हैव लोअर वेजेस. आर रेडी टू वर्क एट लोअर वेजेस. ऐसे आजकल हमारे यहाँ इंजीनियर्स भी हैं जो बड़े बड़े MBA कर कर बैठे हैं, 15,000 में नौकरी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे MBA कर चुके हैं. तो और ऐसे केस में उतने जॉब्स नहीं हैं तो उनको ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है. सो वही हाल लेबर्स का भी है. देयर इज़ मॉडर्न फैमिली फार्मिंग मेथड रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. दिस कंपेल्स स्मॉल फार्मर टू बोरो मनी. तो जो छोटे परिवार हैं उनको अपने खेत में ज़्यादा अनाज चाहिए क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा अनाज उगा लेता है. सो फॉर मॉडर्न फार्मिंग मेथड में कैपिटल बहुत पैसा लगता है. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए तो उसमें पैसा लगेगा. मॉडर्न जो भी है ट्रैक्टर चाहिए या कुछ भी चाहिए, हर चीज़ थ्रेशर चाहिए तो पैसा लगेगा किराए पे लेने के लिए. तो इस वजह से वहाँ के किसानों को क्या करना पड़ता है, क्या ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है. दे हैव टू लेंड मनी फ्रॉम ये मनी लेंडर्स. सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर एग्रीकल्चरल वर्क इज़ लेस. खेती का काम कम है, लेबर ज़्यादा है. इस वजह से लेबर को ठीक से पगार नहीं मिल पाती है और वो कम पैसे पे भी काम करने को तैयार है क्योंकि काम कम रहेगा. और फिक्स प्राइस तो रखा है लेकिन जो छोटे अब किसी विलेज में है तो उतना स्क्रूटिनी नहीं हो पाती है देखभाल.
और वो भी नहीं अपने अधिकारों की रक्षा कर पाते हैं, तो जैसे काम लिया जाता है वो कर रहे हैं, दे आर रेडी टू डू. सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर, ठीक है, ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, मोर मनी भी कह सकते हो या मोर कैपिटल. सो जो भी स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, मीडियम फार्मर्स हैव टू बोरो मनी, उधार लेना पड़ता है, और उस वजह से क्या होगा, बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, और मनी लेंडर्स तो बहुत पैसा लेते हैं, बैंक से अगर ये लें तो कम पैसा लगे. एंड दीज मनी लेंडर्स टेक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. बैंक से भी ले सकते हैं, बट बैंक के लिए पेपर्स होने चाहिए, तो कई बार किसानों के पास पेपर्स नहीं होते हैं जो रिक्वायर्ड हैं, तो मनी लेंडर्स, और मनी लेंडर्स उनके जान पहचान के हैं तो वो ले लेते हैं, लेकिन यही मनी लेंडर्स बाद में उनकी ज़मीन भी जब्त कर लेते हैं. टेक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. So far medium and large farmers are concerned, they have their own saving from farming. So जो लार्ज फार्मर्स हैं उनकी तो सेविंग हो जाती है. स्मॉल फार्मर यूजुअली डोंट हैव सरप्लस प्रोडक्ट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, एंड फ्रॉम दिस ए सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर ओनली फॉर देयर फैमिली नीड्स. तो लार्ज फार्मर्स के क्या है, लार्ज फार्मर्स हैव, ठीक है, सम सेविंग्स, कुछ तो उनकी बचत है, रखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो भी कैपिटल है ऑफ स्मॉल फार्मर कमिंग आफ्टर सेलिंग क्रॉप्स, जब वो अपनी फसल बेचते हैं तो उनके पास कुछ पैसा तो आता होगा ना, इज कंज्यूम्ड इन फैमिली नीड्स, जो उनके परिवार की आवश्यकताएं हैं उसी में जितना भी फसल बेचने के बाद कैपिटल आता है, ज़्यादातर पैसा तो अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में ही व्यय हो जाता है, उनके पास कोई सेविंग नहीं है. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव सफिशिएंट सरप्लस प्रोडक्ट, दे सेल इट इन मार्केट. तो उनके पास अनाज भी ज़्यादा है, और छोटे परिवार वाले तो उतना ही अनाज उगा पाते हैं जो खा लेते हैं. डेयरी, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, शॉप कीपिंग एंड ट्रांसपोर्ट आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. पालमपुर में कुछ और भी एक्टिविटी होती हैं, जैसे कैटल है तो वहाँ पर क्या है कि जो है इन सब की रियरिंग भी होती, कैटल की, काऊ रियरिंग, तो ये जैसे है बफेलो रियरिंग, गाय भैंस पालना, ये सब भी होती है. तो डेयरी प्रोडक्ट भी वहाँ पर होते हैं. स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बीड़ी उद्योग है, माचिस उद्योग है, तो ऐसा बनाया जाता है. फैक्चरिंग जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से बन जाता है. शॉप कीपिंग, छोटी छोटी दुकानें. एंड ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट है लोगों को यहाँ वहाँ पहुँचाना. तो आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. तो ये वहाँ की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है. डेयरी इज़ कॉमन एक्टिविटीज़ इन मैनी फैमिलीज़ इन पालमपुर. मिल्क इज सोल्ड इन नियर बाई विलेज, दैट इज़ रायगंज. सो मिल्क जो भी होगा, सो मिल्क इज सोल्ड इन
नियर बाई विलेज रायगंज। तो रायगंज में मिल्क बेच देते हैं वो लोग। नाउ इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल। कोई वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगी हैं, कुछ भी चाहे माचिस बना रहे हो या बीड़ी बना रहे हो या और कोई पैकिंग है छोटी मोटी बिस्किट की पैकिंग, तो एट स्मॉल स्केल है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, ये कुटीर उद्योग है, घर घर में है, एट स्मॉल स्केल। इन पालमपुर इज एट स्मॉल स्केल। 10 लोगों से कम लोग हों तो उसे स्मॉल स्केल कहते हैं, ठीक है। इट इज कैरीड आउट मोस्टली एट होम। इट इज कैरीड आउट, ज़्यादातर इसको फैमिली मेंबर्स ही करते हैं। मोस्टली 2-3 परिवार के लोग भी मिलकर कर सकते हैं। मोस्टली एट होम। शॉपकीपिंग इज एसोसिएटेड विथ फ्यू पीपल। शॉपकीपर्स बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स। जो वहाँ शॉपकीपर्स हैं वो क्या करते हैं, बाई वेरियस, जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तेल है, अनाज है या और भी कुछ भी है जो लोगों को चाहिए। सो बाई वेरियस गुड्स, वो किससे लेते हैं, फ्रॉम होलसेलर का मतलब जानते हो, थोक विक्रेता, होल सेलर, फ्रॉम होल सेलर इन सिटीज, सिटी से सामान लेके आते हैं, ठीक है। एंड सेल देम इन विलेज। तो शॉपकीपर इस तरीके से चलाते हैं। एग्जाम्पल है सोप है, शुगर है, शुगर तो लाना ही पड़ेगा, ऑयल है, ये सारी चीज़, तो ये बाजार से लाते हैं। ट्रांसपोर्ट इज़ फास्ट ग्रोइंग इन पालमपुर। देयर आर वेराइटीज़ ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फास्ट ग्रोइंग है। नाउ ट्रांसपोर्ट में कई लोग इन्वॉल्व हैं। इन पालमपुर, तो पालमपुर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। नाउ दीज ट्रांसपोर्ट कनेक्ट पालमपुर टू रायगंज, क्योंकि रायगंज में लोगों को जाना पड़ता है दूध बेचने। सो दीज ट्रांसपोर्ट्स connects Palampur to रायगंज, इस तरीके से। नाउ अब देखें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। डिस्कस। तो आपकी बुक में दिखाया गया है, एक प्लॉट दिखाया गया है। तो इकोनॉमिक्स की बुक निकाली हुई है आप लोगों ने? जस्ट 1 सेकेंड। पेज नंबर बता रहा हूँ। सो पेज नंबर निकालिए 4। तो इसमें एक टेबल दिखाया गया है, द लैंड अंडर कल्टीवेशन, ये। तो इसमें पेज नंबर 4 में देखो,
1950 में 120 थी, फिर थोड़ा सा और जंगल को काट लिया गया और कल्टीवेशन में इतनी कल्टीवेटेड एरिया है, 70 में इतनी हो गई, 80 में भी इतनी रही, फिर कल्टीवेशन एरिया बढ़ा नहीं, लेकिन लोग तो बढ़ते चले गए। तो अब इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? तो लैंड तो नहीं बढ़ रही है, तो क्या हमें और ज़्यादा लैंड चाहिए इरिगेशन के लिए? मतलब जब बढ़ेगी तभी तो फसल होगी। इरिगेशन का क्या मतलब है? फार्मिंग, सिंचाई, इरिगेशन तो सिंचाई को कहते हैं। तो क्या हमें और भी ज़मीन चाहिए बढ़ाने के लिए? और वी हैव टू इम्प्रूव द फार्मिंग टेक्निक्स। क्या करना चाहिए? पर फार्मिंग टेक्निक में भी एक सेचुरेशन पॉइंट है, आप सॉइल को ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, नहीं तो सारी की सारी किस में बदल जाएगी? क्या रेत में बदल जाएगी? बोलो। बहुत लिमिटेशंस हैं, ऐसे आप कुछ भी बढ़ा नहीं सकते हो। सो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ इसको प्लॉट करना है ग्राफ पर, तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दें। बार चार्ट आप लोगों को मालूम है कि कैसे बनाया जाता है? तो बार चार्ट में क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर दिखाओ 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। तो सबसे पहले ये बताओ कि सबसे पहले कितना था? क्या 120 था? ये किस ईयर में था 120? जो लैंड है हेक्टेयर, 120 हेक्टेयर, तो इट इज 1950। 1950 में 120 था। फिर अब इसके बाद 1960 में कितना हो गया? तो 1960 में 130 दिखाओ। ये देखो 20 तक ही लाया हूँ, 130 है 20 तक। अब फिर इसके बाद 1970 में कितना दिखाना है? देखो 140 हो गया। फिर नेक्स्ट आगे चल के कितना कितना दिखाना है? 1950 में, तो 1950 में देखो कितना है? इट इज़ 120, फिर 130, और अब कितना है? ये देखिए 140 है। ये 1970 में है, और 1980 में कितना होगा? क्या 140 ही रहेगा? फिर इसके बाद 1990 में कितना होगा? 1980, 1990, उसमें भी कितना रहेगा? 140। और फिर उसके बाद 2000 में कितना रहा? सो 2000। सो इस साइड आप दिखा दो, ये ईयर है, और एरिया अंडर इरिगेशन, यहाँ क्या लिखो? एरिया अंडर इरिगेशन इन हेक्टेयर। पालमपुर की बात की जा रही, तो वहाँ हेक्टेयर है। सो हेक्टेयर है और ये ईयर है, तो ये बार चार्ट बना दिया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि इज इट इम्पॉर्टेंट, देखो उसी में लिखा है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो पेज नंबर लिख लीजिए, पेज नंबर 4 का क्वेश्चन है। सो सेकंड, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, या फिर जो बैरन लैंड है उसको इम्प्रूव करनी चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, कुछ खेती के लिए ज़मीन बढ़े। लोग, पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जा रही है, तो ज़मीन भी बढ़नी चाहिए। यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज। हाँ देखो इसी में जो दिया है, अब उसी में आगे की लाइन क्या लिखी है ग्राफ के नीचे?
नीचे लिखा है कि नहीं, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, लिखा है कि नहीं? तो क्या ये जरूरी है इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन in order to increase crop production for fulfilling the need of ever increasing population तो लगातार बढ़ती जाएगी, for feeding द एवर इंक्रीजिंग, जो चीज़ हमेशा बढ़ती ही चली जाए उसको कहते हैं एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब देखो नाउ, अब क्वेश्चन नंबर पेज 5 पे आ जाइए। सो पेज 5 पे भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। पेज 5 पे दिखा, लेट अस डिस्कस, पढ़ा? ये क्वेश्चन भी लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन लिखने से फिर याद रहेगा। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुत सारी फसलें उगाना, उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब देखो इसमें क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड तो बहुत सारे हैं कि उसमें क्या होता है कि पानी बहुत कम लगता है, क्योंकि जो भी पॉलीथीन के ऊपर सीड्स ग्रो किए जाते हैं और पॉलीथीन की शीट लगा दी जाती है और इससे वाटर कम है और ड्रॉप ड्रॉप पानी रूट्स पे डाले। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जस्ट नाउ देयर आर, ये आप देखिए जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें पेस्टिसाइड्स का भी स्प्रे हाथ से नहीं होगा। उसमें किस तरीके से होगा, मशीनें हैं तो उन मशीनों से स्प्रे होगा, तो इससे किसी का हार्म नहीं होगा। और एक साथ फसलें कितनी ज़्यादा काटी जा रही हैं, इसका ट्रैक्टर का आपने देखा एरिया जिससे कट हो रही है। सो इस तरीके से मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत जल्दी से ही क्या हो जाता है कि जो फील्ड है उसका सारा काम बड़ी जल्दी से हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ जो प्लोइंग ऑफ फील्ड हो जाती है, फिर इसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स हो जाती है, फिर इरिगेशन जल्दी से हो जाता है। और इसके अलावा थ्रेशर क्या करता है, क्या बार्ली में से गेहूं भी जल्दी से निकाल लेता है, बताइए? दिस इज़ कॉल्ड एग्रो टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी से बड़ी तेज़ी से सारा जो भी चीज़ है दैट इज़ डन। तो दिस इज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। नाउ देयर इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग, तो वो क्या चीज़ है, मल्टीपल क्रॉपिंग। So now you can see that here it is the practice of growing two or more crops in the same piece of land during one growing season instead of just one crop. टू और मोर अगर हम फसलें कहीं पर उगाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। तो अगर ऐसा हम कर रहे हैं देन इट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो आप यहाँ देख लें क्या दो से ज़्यादा फसलें उगाई जा रही हैं इसमें, तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। दो से ज़्यादा जहाँ पर भी उगाई जाए यहाँ यू कैन वेरी वेल सी ओवर हियर, ओके, दिस इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो अब हम इनके डिफरेंस लिखते हैं। नाउ
multiple cropping is method. Cropping is a method of cultivation. Is a method of cultivation to grow more than one crop. To grow alternately होता है, more than one crop in a definite pattern. तो वो किसी न किसी पैटर्न में किया जाता है, ठीक है. In a definite pattern in same field of land. सेम या दो दो रो करके भी कर सकते हो, या थ्री थ्री रो, 3 रो गेहूं की तो 3 रो मटर की, 1 रो मटर की तो 1 रो गेहूं की, ऐसे भी कर सकते हो. इन सेम फील्ड, तो जो भी सेम फील्ड में एट सेम टाइम. और जबकि ये क्या होता है इन दिस केस, जो मॉडर्न फार्मिंग है, मॉडर्न फार्मिंग इज यूज्ड ठीक है, इज यूज्ड टू इंक्रीज दैट इज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप बाय यूजिंग जो भी है हाई yielding variety seeds, chemical fertilizers and modern machines, modern techniques. तो इस तरीके से किया जाता है, ठीक है. अब इसके अलावा जो मल्टीपल क्रॉपिंग है, इन दिस केस द चांस ऑफ, अगर आपकी एक फसल खराब हो गई किसी वजह से, तो दूसरी फसल बच जाएगी. मान लो मटर को कम पानी चाहिए और इसके अलावा गेहूं को ज़्यादा पानी चाहिए और बारिश नहीं हुई, तो क्या आपका गेहूं को ज़्यादा पानी चाहिए तो गेहूं तो गया, लेकिन मटर तो बच गई. कुछ तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बताइए. सो द कंप्लीट फेल्योर ऑफ क्रॉप इसमें एलिमिनेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एंड इट रिक्वायर्स लेस कैपिटल. सो ये कैसा मेथड है, क्या ये कन्वेंशनल मेथड है जो पुराने किसान फॉलो करते थे? इट इज कन्वेंशनल मेथड विच, ठीक है, जो old farmers used. It is modern method. High yielding variety seeds, high yielding variety, जिससे बहुत ज़्यादा फसल हो, प्रोफ्यूज्ड, बिल्कुल भरे भरे गेहूं के दाने हो, ऐसा हो. इट रिक्वायर लेस कैपिटल, क्या इसमें ज़्यादा पैसे चाहिए? लेस कैपिटल, बट ऑन सेम टाइम इट गिव्स लेस प्रोड्यूसेस एंड इट गिव्स लेस प्रोड्यूस. इट रिक्वायर्स more capital and production of crop is high. ये चीज होगा. तो ये सारे इनमें मेथड हैं. नेक्स्ट इज द टेबल. यहाँ पर भी एक टेबल दी गई है. तो टेबल क्या दिखाती है इसमें? दैट what is the following table shows the production of wheat and pulses in India. तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 के बाद, तो उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस दिखाया गया है कि कैसे ये बढ़ा है. उसके आने के बाद धीरे धीरे देखो 10 से 24 हो गया है,
और 24 से 36 और अभी 70 हो गया है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आप ये देख लें पल्सेस में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, 10 से 11 पहुंचा है, जबकि वीट में ज़्यादा बढ़ गया। वीट बढ़ गया कि नहीं 7 फोल्ड्स, और ये 10 से 11 ही हो पाया है। क्या 2017 में 97 था। आपके में दिया है क्या चार्ट में? ये चार्ट में और एडिशनली दिया है कि ऐसे आपको याद है? अच्छा अच्छा, तो ये आपके में दिया है कि एडिशनली। तो अब ये दिया गया है कि प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ, तो इन सबको कि ये क्या क्या चीज़ है कि कितना कितना है। So green revolution, plot this on the graph. Was the green revolution equally successful for both the crops? क्या पल्सेस के लिए ये उतना सक्सेसफुल था और इसके लिए सक्सेसफुल था? तो आप देख रहे हैं इसके लिए तो सक्सेसफुल था और इसके लिए नहीं था। तो दोनों को इसको प्लॉट करना है, प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ। तो आप इसमें पहले वाले में तो ऐसे ही प्लॉट कर लें, सेकंड पार्ट में इसमें ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। और यहाँ पर ठीक है अलग अलग ईयर में, तो यहाँ दिखा दीजिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 तक दिखा दीजिए बस। तो ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। और अब ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे भी जाना पड़ेगा, थोड़ा 14 तक भी जाना पड़ेगा किसी किसी केस में। तो पहले 19 तक है, तो फिर आप आगे भी बना लेना, जितना मेरे में उतना हम बता दे रहे हैं। आप हमें आगे बता देना, हम बना देंगे, इसी में बना देंगे। 65 से 66, तो देखो तो 65 से 66 तक ये कैसे रहा, 10 तक रहा। फिर इसके बाद 70 से 71 कैसा रहा, 12 रहा, 12। फिर इसके बाद फिर 11 हो गया, तो बीच में रख दो 11। फिर इसके बाद फिर कितना हो गया 14, 14 तो और ऊपर जाएगा, तो 14 बना दें। फिर इसके बाद वापस 11 है, तो इतना बना दो। आगे क्या है आपके में 18 है, तो 14, 15 कहीं 18 यहाँ जाएगा। और भी है? अच्छा, तो फिर आप बना लेना। तो इसमें ये जो भी है 65 टू क्या, ये पल्स का है 65, 66, 70, 71, फिर 80, 81, फिर 90, 91 और इसी तरीके से 2000 से 01 ये है। तो जस्ट इसको 91 ये इस तरीके से आप बना लीजिए। 70 फिर 80 हो गया, फिर 90 में क्या हो गया 14 हो गया, और फिर इसके बाद 001 और इसके बाद ये क्या होगा 11 से 10 से 11, तो 10 से 11 हो गया ये है। अब इसी तरीके से दूसरे का भी बना लोगे, उसमें कैसे करोगे 10, 20 ले लेना, तो 10, 20 के हिसाब से आप बना लोगे। नाउ दैट इज प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 के आगे भी है क्या 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक हमने बना दिया, 90 तक भी बना दिया, और आगे जाएगा तो और बना लेना। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखो
कि पहले 10 था, 10 के आगे कितना हो गया? ओके नाउ अच्छा, इसके बाद अब जरा देखें कि नाउ 24 दिखा दो, 24, फिर 36, 30 से ऊपर ले लो, ये है 36, सो 36 है। फिर इसके बाद कितना है? 55 यहाँ से लिया जाएगा, 55 के बाद क्या है? 70 यहाँ है, तो 70 ले लीजिए। और कितना है 70 के बाद? 87 यहाँ ले लो, तो इसको स्केल से बना देना और इसको शेड कर देना जो भी रीजन है, और इधर ईयर दिखा देना और इधर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ये हो गया ईयर, दैट इज 65 टू 66, फिर 70 टू 71, 80 टू 81, 90 टू 91, फिर 00 टू 01, फिर 10 टू 11। ये ईयर हो गया, ये प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। वैसे इसमें दिया गया है कि जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दिया गया है मिलियन टन्स, तो यहाँ लिख देना मिलियन टन्स, क्वेश्चन में दिया है, सो मिलियन टन्स ये लिखना ज़रूरी है। तो ये तो सेकंड हो गया। व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक? जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक अगर यूज़ करते हैं तो उनके लिए वर्किंग कैपिटल क्या क्या चाहिए? तो दैट इज वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, जो खर्च होता रहे उसे इस एक वर्किंग कैपिटल होता है और एक फिक्स्ड कैपिटल होता है। तो उनको वर्किंग कैपिटल के तौर पर HYV सीड्स चाहिए जो हर बार यूज़ होते रहेंगे, ठीक है, ये उनके पास होगा तो काम बन जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, इसके अलावा पेस्टिसाइड भी चाहिए। फर्टिलाइज़र तो न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करेगा, पेस्टिसाइड क्या करेगा? कीटाणुनाशक है क्या? वीडीसाइड, वीड्स को अगर हटाना है तो वीडीसाइड, ठीक है, वो वीड को किल कर देगा, ऐसा चाहिए। और इरिगेशन, और क्या क्या चाहिए? क्या इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए? पानी चलाने के लिए, कुछ भी चलाने के लिए तो कुछ चाहिए। नेक्स्ट इज क्या? बोलो। एनीथिंग? आवाज़ धीमी आ रही है, जस्ट 1 मिनट। हाँ अभी बोलो। नाउ अब देखो कि नेक्स्ट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर, सो रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट। क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड में अब ज़्यादा पैसा चाहिए लोगों को?
सो मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है? बिफोर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वर अडॉप्टेड, मॉडर्न फार्मिंग methods were adopted, तो फार्मर्स डिड नॉट नीड मच मनी। जो उनके खेतों में से बीज आता था वही डाल देते थे और गोबर की खाद डाल देते थे और उनका काम बन जाता था। डिड नॉट नीड मच मनी। और जो वो गेहूं उगाते थे वो सरकारी मंडी में बिक जाता था। अब तो वो देखता है कि आपका गेहूं कैसा है, तो उनको पहले ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए था और जैसा भी गेहूं रहता था सब बिक जाता था, बिकॉज दे यूज्ड काउ डंग। तो काउ डंग वो यूज़ करते थे एंड अदर नेचुरल मैन्योर, पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, यही सब यूज़ करते थे। नेचुरल उससे मैन्योर बना देते थे, ठीक है। एज फर्टिलाइजर्स को वो यूज़ करते थे। तो इस वजह से, ठीक है। बट कल्टीवेशन यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड इज़ हाईली कॉस्टली। लेकिन आजकल जो फसलों का उत्पादन है, कल्टीवेशन यूजिंग, हर इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर तो रख सकते नहीं हो, आपको किराए पे ही लेने पड़ेंगे। यूजिंग मॉडर्न, और छोटे खेतों में तो वो ट्रैक्टर चल भी नहीं सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड इज, वो अब देखो आपको दिखाया नहीं कि कितने बड़ी बड़ी ब्लेड्स हैं उसकी, जिससे वो लोग प्लोइंग करते हैं। तो छोटे खेत में चलेगा, वो अगल बगल के खेतों को भी प्लो कर देगा। इज हाईली कॉस्टली, बोलिए। और फिर इसके अलावा उसको तुम शहर से मंगाओगे और वो 2 मिनट में काम कर देगा तुम्हारे खेत का, यहाँ से वहाँ चल दिया। आने जाने का खर्चा ज़्यादा और काम उसने फटाफट कर दिया। तो इस तरीके से है। अब देखिए पेज 7 में आइए। पेज 7 में क्या दिया है, लेट अस डिस्कस। देखो, आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन पिक्चर एंड अरेंज देम इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। जो काम हो रहा है 1.6 में, तो सबसे पहले क्या काम होगा? तो अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या है? सबसे पहले खेत में आपको क्या करना पड़ेगा? दैट इज आइडेंटिफाई द वर्क। पेज नंबर 7 में ऊपर जो काम चल रहा है वो देखो। तो सबसे पहले यहाँ क्या क्या काम हो रहा है? सबसे पहला काम क्या हो रहा है, ठीक है? दैट इज, अगर हम सबसे नीचे देखें एंटी क्लॉकवाइज, देखो यहाँ से चलो, यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से चल के यहाँ आ जाओ। इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नीचे से चलेंगे और फिर चलते चलते फिर यहाँ आ जाएंगे, ऐसे चलेंगे। समझ में आई बात? तो पहला पिक्चर कौन सा रहेगा? 1 2 3 4 5 6। तो सब बताओ पहला पिक्चर कौन सा है? क्या ये प्लोइंग ऑफ फील्ड हो रही है? तो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम राइट बॉटम, मैं नीचे से चल रहा हूँ क्योंकि वो काम सबसे पहले करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या खेत जोतना पड़ेगा? बताइए। ऊपर कुछ और काम किया जा रहा है, खेत की कटाई हो रही है। अच्छा, ऊपर, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, यस, इट इज फ्लोइंग ऑफ फील्ड। राइट बॉटम नहीं होगा तो ये हो जाएगा राइट टॉप। राइट टॉप में क्या है? फ्लोइंग ऑफ फील्ड। सो सबसे पहले होगा कि फ्लोइंग ऑफ
फील्ड। फिर इसके बाद क्या है, क्या स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड है, बट ये सीक्वेंस में नहीं है। प्लोइंग के बाद तो इंसेक्टिसाइड नहीं करना है ना। और फिर उसके बाद क्या है, क्या फसलें काटी जा रही हैं, दैट इज कल्टीवेशन। या कल्टीवेशन का मतलब है कि कटिंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, पकी हुई फसल को काट देना। फिर उसके बाद क्या दिखाया जा रहा है, देन देखो हमने ये 3 चीज बताई है। प्लोइंग, तो ये प्लोइंग हो गई, ये स्प्रेइंग हो गई, ये कटिंग है। इस तरीके से ये 1 होगा, 1 2 3 ऐसे है। तो इस और ये क्या हो रहा है, ठीक है, वर्क ऑन द फील्ड्स। तो व्हीट क्रॉप प्लोइंग बाय बुलक्स, तो सबसे पहले इसमें कहाँ पे है, व्हीट क्रॉप प्लोइंग बाय बुलक्स, कहाँ ये है, इसमें साइड में लिखा है। फिर सोइंग कहाँ हो रहा है, दाना ये है ना, हाँ तो इसको सोइंग लिखो। ये चीज़ है, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड नहीं है, दैट इज सोइंग। तो आपको इन सबको ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं, और ये काम क्या हो रहा है, फिर स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, कल्टीवेशन बाई ट्रेडिशनल मेथड। तो ये भी खेतों की कटाई कहाँ हो रही है, कल्टीवेशन, हाथ से काटा जा रहा है। ये कैसा मेथड है, क्या ये ट्रेडिशनल मेथड है, देख लो नीचे झुक के लोग काट रहे हैं। और ये किस मेथड से कटिंग हो रही है, मॉडर्न मेथड से है। और क्या कह रहे हैं, माई मॉडर्न मेथड एंड कटिंग ऑफ क्रॉप्स, तो कटिंग ऑफ क्रॉप्स बाई ट्रेडिशनल मेथड, कल्टीवेशन बाई मॉडर्न मेथड एंड कटिंग ऑफ क्रॉप्स। तो कटिंग ऑफ क्रॉप्स के अलग अलग मेथड दिखाए गए हैं। सो लेट अस अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर। तो इनको प्रॉपर ऑर्डर में बताना है आपको। प्रॉपर सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंस ये किस चीज़ का पूछ रहे हैं, तो पहले है, दो इट इज प्लोइंग ऑफ बुलक्स। सबसे पहले क्या है, इसको कट कर लेते हैं, फिर से लिखो, जो चीज़ लिखी हुई है उसको फिर से लिखें। तो पहले है प्लोइंग बाई बुलक, सबसे पहले होता था। इट इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि पहले क्या होता था और अभी क्या होता है। फिर सोइंग, फिर इसके बाद क्या होगा, स्प्रेइंग ऑफ, बीज को बो दिया, फिर स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड डाल दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, कल्टीवेशन करना पड़ा। सो कल्टीवेशन, फसल को काटा बाई ट्रेडिशनल मेथड, झुक झुक के काट रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड। और फिर उसके बाद क्या आएगा, कल्टीवेशन बाई मॉडर्न मेथड। क्या, प्लोइंग ऑफ बुलक्स, बैलों से जोतते हैं। फिर सोइंग है, बीज को बो दिया, फिर स्प्रे किया इंसेक्टिसाइड। फिर कल्टीवेशन ट्रेडिशनल मेथड से, फिर अब कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड। ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि किस तरीके से समय समय पे। और फिर उसके बाद क्या है, ठीक है, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड एंड कल्टीवेशन बाय, फिर लास्ट में लिख रहे हैं कटिंग ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन और कटिंग में क्या अंतर है, इसको देख लेते हैं। What is difference between cultivation and cutting of crops?
what is difference between cultivation and cutting of crops? कल्टीवेशन ही कटिंग ऑफ क्रॉप्स है. Now, कल्टीवेशन का मतलब है टेकिंग केयर ऑफ सॉइल, और ओके, और हार्वेस्टिंग का मतलब कटिंग है. यानी कल्टीवेशन का मतलब है टेकिंग केयर और हार्वेस्टिंग का मतलब है कटिंग. कल्टीवेशन का क्या मतलब बताया? टेकिंग केयर ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल. और हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? जब आपने अपनी फसल की और ज़मीन की रक्षा कर ली, उस पर वो डाल दिए, पेस्टिसाइड्स डाल दिए, और उसमें बीज बो दिए. अब इसके बाद क्या है? कल्टीवेशन में इट इंक्लूड्स इरिगेशन. इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? क्या सिंचाई भी आ जाएगी? बोलो माही. बोलो. अब टेकिंग केयर ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल, कल्टीवेशन का मीनिंग क्या है? और कटिंग का मीनिंग क्या है? और कल्टीवेशन का मतलब अपनी फसलों की रक्षा करना, उनकी देख रेख करना, वीड्स हटा देना, ये सब कल्टीवेशन है. बीज का सारा काम कल्टीवेशन है. ठीक है, फसलों का ध्यान रखना, पानी दे देना. तो ये सीक्वेंस है. इट इज़ इन सीक्वेंस. द अबव ये मेथड्स है या पैटर्न है, इट इज़ इन सीक्वेंस. अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको तो सीक्वेंस में हमने कर दिया है, बस यही आपसे कहा गया है. नेक्स्ट इज एक और भी चीज़ है. लेट अस डिस्कस में आ जाओ. इसी पेज पे एक और लेट अस डिस्कस है. ये क्या दिखाया है इन पिक्चर 1.5? ये भी दिखाया गया है. इसमें क्या दिखाया जा रहा है? कैन यू शेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स. तो अगर जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कितना एरिया कल्टीवेट करते हैं? स्मॉल फार्मर्स, उनकी संख्या इतनी है, लेकिन उनके पास ज़मीन कितनी है? तो ये देखो नीचे लिखा है कि नहीं? ये देखो स्मॉल फार्मर किससे दिखाया है? पर्पल से दिखाया है. तो बताओ वो कितने ज़मीन पे कल्टीवेशन करते हैं? फसलों का बोना इतने पे. और हैं कितने पालमपुर में? ज़्यादा क्या हो सकता है? पिक्चर डिफर कर गया हो. पिक्चर 1.5 ये अच्छा ये है. तो 1.5 यहाँ देखो. तो फिर भी इट इज़ ऑल्सो द सेम, उसी को डिपिक्ट किया गया है कि कल्टीवेशन का क्षेत्र कितना है? पाई चार्ट. ओके, सो इट इज़ पाई चार्ट बाय विच इट इज़ डिपिक्टेड. द सेम थिंग इज इंटरप्रेट इन पाई चार्ट, सर्कुलर चार्ट में. तो आप देखो छोटे छोटे फार्मर्स के पास कितनी छोटी छोटी लैंड है, और बड़े बड़े फार्मर्स के पास देखिए आधी से ज़्यादा जो लैंड है वो बहुत थोड़े 10 फार्मर्स तो आधे से ज़्यादा लैंड लिए हुए हैं. बोलो. और बाकी के पास कितनी छोटी छोटी लैंड है. तो अगर यहाँ देखा जाए तो इसको पाई चार्ट में हम कैसे दिखाएंगे कि 75% लोगों के पास 30% ज़मीन है सिर्फ, और जो बच गया 25% उनके पास 70% ज़मीन है. सो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. समझ में आई बात? ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स येलो से दिखाया गया है, तो उनके पास ज़्यादा ज़मीन है. सो वाई डू सो मैनी families of farmer cultivate much small plots on land? Because
दे डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू बाई प्लॉट्स, वो इतने सारे फैमिलीज of farmers cultivate much because from generation to generation the plot has been divided, तो डिवाइड होता गया एंड इट became smaller and smaller and due to poverty they could not purchase new land, उनके पास ज़मीन हो नहीं पाई. अच्छा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इन इंडिया, द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट इज गिवन. तो ये यहाँ पर इंडिया का दिखाया गया है कि इंडिया में जो मीडियम फार्मर्स हैं उनकी संख्या कम है लेकिन ज़मीन ज़्यादा है, और जो स्मॉल फार्मर्स की संख्या ज़्यादा है बट उनके पास जो कल्टीवेटेड लैंड कितनी है, थोड़ी है कि नहीं. क्या ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि ऑड डिस्ट्रीब्यूशन? ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? तो ये सही नहीं है. सो वुड यू एग्री विद द डिस्ट्रीब्यूशन of cultivated land? Do you find a similar situation in India? क्या आप ऐसी सिचुएशन इंडिया में भी पाते हो? तो यस, वी फाइंड द सिमिलर सिचुएशन इन इंडिया ऑल्सो. ठीक है. सो वी डू नॉट एग्री विद द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. इसका आंसर क्या होगा? with distribution pattern it had happened. ये क्यों हुआ? क्वेश्चन नंबर क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर तो वही दिया हुआ है कि उसी में वाई डू स्मॉल फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स. तो ये सेकंड पार्ट समझ लो. तो सेकंड पार्ट है कि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन से खुश नहीं हैं, या हम एग्री नहीं करते हैं. इट हैड हैपेंड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. टू अदर generation and due to poverty. would you agree वाला ही आंसर है ना, वी डू एग्री वाला लास्ट वाले का है. सो ड्यू टू पोवर्टी स्मॉल फार्मर्स कुड नॉट परचेज न्यू लैंड, वो नई जमीन खरीद ही नहीं पाए. इतनी बात समझ में आ गई कि क्यों उनके पास कम जमीन है. ये वाली लाइन हटा दो, ये आप एग्री करते हो. बाकी तो ये है कि वाई डू, ये पेज नंबर 7 पे देखो, जो ये देखा था आपने उसके ठीक नीचे, वाई डू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टीवेट इन सच ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. क्यों वो छोटे खेतों में खेती करते हैं? क्योंकि उनकी जो ज़मीन है पीढ़ी दर पीढ़ी छोटी होती गई, जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट होती गई फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. एंड ड्यू टू पॉवर्टी दे कुड नॉट परचेज न्यू पीस ऑफ लैंड, वो नई लैंड नहीं खरीद पाए और इस वजह से उनके पास स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड है. जब वो खरीद नहीं पाएंगे तो क्या होगा बताओ, होगा कि नहीं? और फिर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, और क्या इट इज़ सिमिलर सिचुएशन इन इंडिया? यस, इट इज़ इन इंडिया ऑल्सो द सिचुएशन इज सिमिलर. एग्जिस्ट्स. ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ भी. एंड ड्यू टू द सिमिलर रीजन्स, ऊपर कई रीज़न है, ड्यू टू अबव सेड रीज़न.
थर्ड में तो कुछ भी नहीं है, थर्ड में कह रहा है डिस्कस इन क्लासरूम, तो क्लासरूम में क्या डिस्कस करोगे? तो सर उसमें पहला क्या इन है? पहला भी कुछ नहीं है सर आपको इन तो लिखा, सपोर्ट में इन लिखा है हाँ इन। इन नाउ अब इसके आगे देखिए कि वाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर। तो यहाँ पर फार्म लेबरर्स का एक पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर 1.7। वो लोग फार्म में काम करने वाले लेबर हैं, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। तो डाला और रामकली जो यहाँ बने हुए हैं ये गरीब क्यों हैं? सो वाई दीज डाला एंड रामकली आर पुअर। और पेज नंबर क्या है इस क्वेश्चन का? 9 नंबर पे आ जाओ। So now farm laborers like Dala and Ramkali are poor because they have no land of their, because they have, या ये कह सकते हो they are landless, ठीक है। दे वर्क ऑन डेली वेजेस, वो दिहाड़ी पर काम करते हैं, रोज काम करते हैं, रोज पैसा कमाते हैं। ऑन डेली वेजेस एंड गेट ओनली, कितना पैसा मिलता है? ₹35 to 40, जबकि गवर्नमेंट ने पर डे का 170 रुपी रखा है, मिनिमम इतना देना है। लेकिन अब जो जितना दे रहा हो, ये बुक भी पुरानी है, बट पैसा उन्हें कम मिलता है डेली वेजेस, इसलिए वो पुअर है। नाउ नेक्स्ट इज गोसाईपुर एंड मंजौली आर 2 विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। आउट ऑफ टोटल ऑफ 850 हाउस होल्ड्स, तो उसमें से जो 850 हाउस होल्ड्स हैं, देर आर मोर देन 250 मैन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब। उसमें से 250 लोग पंजाब में काम करने चले गए क्योंकि उनके यहाँ काम ही नहीं था। हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब एंड हरियाणा और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। सच माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। वाई डू पीपल माइग्रेट? लोग अपना गाँव छोड़कर क्यों चले जाते हैं? Can you describe the work that the migrants of गोसाईपुर एंड मंजौली might do? और वो वहाँ जाके क्या करते होंगे? क्या वो वहाँ जाके खेती करते होंगे कि कुछ ऐसे ठेला लगाते होंगे? तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो माइग्रेट हो जाते हैं, अपना गांव छोड़कर चले जाते हैं। आपने देखा कोरोना काल में बहुत सारे लोग अपने गांव वापस चले गए, ऐसा हुआ है कि नहीं? तो पीपल माइग्रेट टू सिटी एंड टाउन in order to get better opportunities, in order to get जिससे उनको और अवसर मिल सकें, फॉर अर्निंग लिवलीहुड, सो द माइग्रेंट्स ऑफ गोसाईपुर, बिहार में जो माइग्रेंट्स है पलायन कर जाते हैं, माइग्रेंट्स का मतलब ऑफ गोसाईपुर एंड मजौली माइट डू ए वैरायटी। नहीं, ये अब दूसरी जगह की बात बता रहा है, इंडिया में कह रहा है, अब बिहार की बात कर रहा है कि वहाँ के लोग भी चले गए हैं, जैसे पालमपुर के कुछ लोग चले गए हैं। सो माइट डू ए वैरायटी ऑफ वर्क, चाहे होटल में प्लेट धोने का काम करें, वैरायटी, क्योंकि वो स्किल्ड तो है नहीं,
variety of work such as rickshaw pulling, तो पुलिंग, ये सेलिंग आर्टिकल्स डोर टू डोर, ठीक है, डोर टू डोर कुछ भी करते होंगे, या वर्किंग एज कंस्ट्रक्शन साइट, मजदूर लोग काम करते हैं कि नहीं, बिल्डिंग बनती है, तो माइग्रेंट्स ऑफ गोसाईपुर, गोसाईपुर एंड मजौली, बुक में दिया है गोसाईपुर और मजौली के लोग क्या क्या करते हैं. सो सच वर्क दे डू. नाउ आफ्टर दैट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पे आ जाइए. अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है ऑप्शनल एक्सरसाइज का, कि एवरी विलेज इन इंडिया इज सर्वेड वंस, तो अगर सर्वे किया जाए इन 10 ईयर्स ड्यूरिंग द सेंसस, जब जनगणना होती है तो हर एक विलेज की जनगणना होती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि एवरी विलेज इन इंडिया, एक्सरसाइज में आओ, तो जनगणना होती है तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या क्या लिखा जाता है, ये फॉर्म भरवाया जाता है हर एक से. सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना, जानना कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं और क्या क्या करते हैं, कितने मेल हैं कितने फी, क्या बोलो, ऑप्शनल एक्सरसाइज छोड़ दो, ये वाला करो, पेज 14 वाला, ऑप्शनल में कुछ है नहीं, ठीक है, वो नहीं आएगा, यही इम्पोर्टेंट है. सो अब इसमें देखो, वंस इन 10 years ड्यूरिंग सेंसस एंड सम ऑफ द डिटेल्स आर प्रेजेंटेड इन फॉलोइंग फॉर्मेट, फिल अप द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ पालमपुर. अगर पालमपुर की जनगणना की जाए तो वहाँ से क्या बातें निकल के आएंगी, तो अब ये देखो, बोलो, कल्टीवेटेड लैंड वहाँ कितनी है, और जिसमें से इरिगेटेड और अनइरिगेटेड कितनी है. कल्टीवेटेड का मतलब ऐसी लैंड होती है कि जिसमें पिछले 5 साल में एक बार भी खेती की गई हो, उसको कल्टीवेटेड कहते हैं, और जिसमें पिछले 1 साल में एक फसल उगाई गई हो उसको इरिगेटेड लैंड कहते हैं. इन दोनों में फ़र्क है. और एक अबंडेंट लैंड है जिसमें कभी खेती न की जा रही हो, तो फिर वो अबंडेंट होती है, फिर वो कल्टीवेटेड नहीं की जाती है. तो इसलिए कल्टीवेटेड लैंड के 2 प्रकार हैं. ये एक तो पिछले 5 साल में एक बार खेती की गई हो कभी न कभी, तो उसको कहेंगे अनइरिगेटेड, वो तो सूखी पड़ी होगी, क्या उसमें कोई पानी डालने आएगा. तो ऐसी 50 हेक्टेयर लैंड है, और जिसमें खेती लगातार की जा रही है वो इरिगेटेड है, वो कितनी है, 200 हेक्टेयर. ऐसा. अच्छा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कि जिसमें ग्रेजिंग ग्राउंड, सिर्फ जिसमें भेड़ बकरियां चरती हैं और लेकिन कोई उसमें खेती नहीं करता है, ग्रेजिंग ग्राउंड.
ऐसे होते हैं ना जहाँ घास उगी रहती है, कोई खेती नहीं करता। ऐसे 26 हेक्टेयर है। अच्छा, फैसिलिटीज पालमपुर में क्या क्या हैं? तो एजुकेशनल फैसिलिटी है कुछ। 1 हाई स्कूल और 2 प्राइमरी स्कूल। नेक्स्ट इज मेडिकल फैसिलिटी कुछ है वहाँ पर? Yes, sir. One primary health center and one private. 1 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। ये पालमपुर की सेंसस हो रही है कि पालमपुर में अगर सेंसस की जाए तो उसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है कि एजुकेशनल फैसिलिटी क्या क्या है। फिर पूछा गया मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या है। अब तीसरी चीज़ पूछी जा रही है कि मार्केट क्या वहाँ पे कुछ है। सो वेल डेवलप्ड मार्केट कैन बी फाउंड ऑन रायगंज में है और शाहपुर में है। Sir, Shahpur a small town. हाँ, डेवलप्ड मार्केट्स कैन बी फाउंड एट रायगंज। बोलो। डिस्पेंसरी, छोटा सा दवा खाना, डिस्पेंसरी। वेल डेवलप्ड मार्केट कैन बी फाउंड एट रायगंज एंड शाहपुर। तो शाहपुर में भी हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है क्या वहाँ पर? Yes, sir. Most of the houses. So most of the houses in Palampur have electric connection. तो पालमपुर में इलेक्ट्रिक सप्लाई भी है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन के क्या साधन हैं? Sir, telegraph, telephone, mobile. यस, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स। रोड्स जुड़ी हुई हैं रायगंज और शाहपुर से और ट्रांसपोर्ट भी हैं। नेक्स्ट इज नियरेस्ट टाउन कौन सा है? Sir, Shahpur है. क्या? Sir, Shahpur. रायगंज एंड शाहपुर। तो नियरेस्ट टाउन शाहपुर है। सो दीज आर, ये सेंसस में जो पालमपुर के बारे में बात पता चल के आई, जो गवर्नमेंट के पास जाने वाली है कि ऐसा है पालमपुर। सो दीज आर द फैसिलिटीज अवेलेबल देयर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, Yes, sir. ओके, इतना ही रखो आज के लिए, फिर बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट में करेंगे। Sir, हाँ बोलो। sir, एक मिनट ले. हाँ, नोट। Okay, thank you. ओके, वेलकम।